हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इंडियन पॉलिटी में हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। देखिए, एमसीक्यूज के साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैंने इस डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन में काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर क्लियर किया है दोस्तों। और ये सेशन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। आंसर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसके साथ ही एक शब्द और जोड़ा गया था, एकता और अखंडता, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। और यह संशोधन यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके सरकार में लागू किया गया था, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के सरकार में, इंदिरा गांधी के सरकार में, ठीक है, इंदिरा गांधी के सरकार में लागू किया गया था। और इसे यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्या है? अगला है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 में की गई है। पंचायती राज जो है संविधान के भाग 9 में दिया गया है, ठीक है, और इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज किसके सिफारिश पर लागू किया गया था, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर इसे त्रिस्तरीय पंचायत लागू किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत में होता क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। और इसे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? 243 से 243 ओ तक जोड़े गए हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंतर्गत पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, याद रखिएगा 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?
74, 61, 54 या 32? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है। और अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है। B.R. अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय में जा सकता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और वे रीट कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? 51, 47, 50 या 56? किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में किया गया था। ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ठीक है। और कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? फजल अली बनाए गए थे। फजल अली बनाए गए थे। ठीक है। इससे पहले एक आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में। उसके नेता कौन थे? पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु। और इनका देहांत हो जाता है आमरण अनशन के कारण। आमरण अनशन के कारण इनका देहांत हो जाता है। इसके बाद जो है भाषाई आधार पर अलग राज्य के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया जाता है। ठीक है। इसके तहत कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। टेरिटरी बनाए गए थे। क्लियर? चलिए अगला क्या है? अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 14, 15, 17 या 18? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। यहां पर अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। किसका अंत कर दिया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? नौकरियों में। किसमें? नौकरियों में। नौकरियों में अवसर की समता प्रदान की गई है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या डिक्री, अध्यादेश, रीट या अधिसूचना?
सही आंसर हो जाएगा रीट जारी किया जाता है। और रीट कौन कौन जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। और ये दोनों बता चुका हूं कि 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्लियर? चलिए अगला क्या है? आरआरबी एएसएम और गुड्स गार्ड 2004 एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसे किस भाग में रखा गया है? भाग 5 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। क्लियर? ये राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश है। ठीक है, दिशा निर्देश है। इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, तो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 21, 48A, 51A, अनुच्छेद 56। तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो याद रखिएगा 0 मौलिक कर्तव्य थे, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? उस समय मौलिक अधिकार कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। लेकिन अभी जो है आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसे 2002 में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों में ये 7वां मौलिक कर्तव्य 51A जी के अंतर्गत दिया गया है। क्लियर? इसमें कहा गया है कि वन, झील, नदियां और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये मूल कर्तव्य होगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला क्या है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 87 के तहत, अनुच्छेद 87 के तहत आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र, ठीक है क्या, पहला सत्र और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में
संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और जब दोनों संसद के बीच गतिरोध हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहता है तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो याद रखिएगा राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, उपसभापति करेंगे। ठीक है, चलिए आ रही है ना बात समझ में? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, आर्मी स्टाफ का अध्यक्ष और एयर मार्शल, प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति? एसएससी 2013 का सवाल है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आसान सा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। और यह प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 के 2 में किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला सवाल क्या है? जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के या मंत्रिमंडल के। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, सभी सदस्य भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, 331, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों के द्वारा जो है लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना बताया गया है, और अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन का प्रावधान है। क्या? एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि 104 अमेंडमेंट के द्वारा इस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? देखिए, संघ शासित प्रदेश की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मात्र 20। कितना? मात्र 20। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए।
अगला है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। राइट आंसर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, और सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि भारत के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। ठीक है, लेकिन इसे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं, तो इसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत। राइट आंसर हो जाएगा मात्र 6 माह तक रह सकता है। देखिए, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, यदि मंत्री पद पर उसको बने रहना है तो 6 माह के अंदर जो है उसे विधानसभा का सदस्यता जो है लेना पड़ता है, यानी चुनाव जीत कर उसे आना पड़ेगा, तभी उसका जो है मंत्री पद बना रह सकता है, वरना उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।